नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग गुप्तोत्तर काल की चर्चा करेंगे। गुप्तोत्तर काल को समझने के लिए आपको भारत के नक्शे को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, यह हरियाणा का इलाका है और इस हरियाणा के इलाके में एक वंश है जिसको आप पुष्यभूति वंश के नाम से जानते हैं। इनका कैपिटल थानेश्वर था। ये यूपी बिहार का एरिया है। यहाँ पर इस समय मोखरी राजवंश का शासन था। फिर ये असम है जिसका पुराना नाम कामरूप है। किसी किसी एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं तो ये भी ध्यान रखना है। ये बंगाल का एरिया है और इस बंगाल में यहाँ पर गौड़ वंश का शासन है। फिर ये मालवा का क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। फिर ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट। यहाँ पर चालुक्य वंश का शासन है और यहाँ पर वल्लभी, ये क्षेत्र है वल्लभी। यहाँ पर मैत्रक वंश का शासन है। गुप्तों के पतन के बाद भारत बहुत छोटे छोटे साम्राज्य में बँट चुका है। तो ये वो साम्राज्य हैं जिन पर आपको पढ़ना है। इसके जो स्रोत हैं इस काल के, उस स्रोत में पुरातात्विक स्रोत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक ऐहोल अभिलेख मिलता है। इस अभिलेख से क्या पता चलता है? इस अभिलेख से पता चलता है कि नर्मदा नदी के तट पर, इसके तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो है हर्षवर्धन हार गया और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया। तो ये ऐहोल अभिलेख है। इस ऐहोल अभिलेख के बारे में आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें इस समय के, साहित्यिक स्रोत की बात करें तो कुछ नाम तो वही पुराने ही रिपीट होंगे। जैसे एक मिलेगा आपको वान भट्ट का किताब है हर्षचरित। वान भट्ट कौन है? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। वान भट्ट की एक और रचना है कादम्बरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कल्हन का तो आपने नाम सुन ही रखा, और कल्हन की किताब कौन सी है ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। इसके बाद एक व्यक्ति हेन सांग, इसकी किताब है सी यू की। अब हम लोग राजनीतिक व्यवस्था पर बात कर लेते हैं इस समय की। तो हम एक एक करके वंश देखेंगे और उससे संबंधित शासक देख लेंगे। पुष्यभूति वंश जो मैंने अभी आपको बताया, थानेश्वर हरियाणा वाले इलाके में, इसको हम लोग वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। ये जो एरिया था पुष्यभूति वंश का, यह एरिया था हरियाणा का क्षेत्र है। इनका जो कैपिटल था वो कैपिटल थानेश्वर था। और चूँकि इस वंश की स्थापना जो थी वो पुष्यभूति ने की थी, वर्धन वंश की, इसलिए इसको हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसके 4 शासक आपको ध्यान रखने हैं। पुष्यभूति, इसके बाद नरवर्धन, इसके बाद आदित्यवर्धन और आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के इसके बारे में आपको थोड़ा जानना है। ये हुनों से पराजित हुआ। इसके 3 बच्चे थे। एक का नाम था राजवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन और एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का जो इसकी जो शादी हुई थी, ये मोखरी वंश में एक शासक है ग्रीवर्मन, तो उससे जो है इसकी शादी हुई थी। और ये जो ग्रीवर्मन था ये गौड़ शासक है शशांक, ये इसको मार देता है। अब यहाँ पर थोड़ी कहानी चलती है, तो उस कहानी पर अभी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग तो रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग हर्षवर्धन पर सीधा आ जाते हैं। हर्षवर्धन जो है ये 16 वर्ष की अवस्था में यह राजा
बनता है। बनने के बाद यह शशांक को पराजित करता है और शशांक को पराजित करके कन्नौज पर यह क्या कर लेता है, अपना अधिकार जमा लेता है। अब कन्नौज पर जब भी अधिकार जमा लेता है, कन्नौज बोले तो यूपी बिहार का इलाका आप देख ही रहे हैं, और इस पर किस वंश का शासन था, मोखरी वंश का। तो मोखरी वंश के जो शासक थे गिरिवर्मन, इसको शशांक ने हराया था और कन्नौज पे कब्जा कर लिया था। तो हर्षवर्धन ने शशांक को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अपनी कैपिटल को, जो कैपिटल थी इसकी, उसको थानेश्वर से उठा के कहाँ लेके चला गया, तो कन्नौज लेके चला गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसने क्या किया और हर्ष ने क्या किया, तो जो नॉर्थ इंडिया आप देख रहे हैं, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, बंगाल, मिथिला, ये पूरा क्षेत्र, उड़ीसा, ये क्षेत्र जो है उसने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर और क्या ध्यान रखना है आपको, तो वल्लभी का एक शासक है ध्रुवसेन, इससे इसने अपनी बेटी की शादी की। बेटी की शादी इसने इससे की। इसने कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद वहाँ से बुद्ध की जो है दांत ये लेके आया और संघाराम विहार, ये यूपी में है, ये इसने उस पर बनवाया। दक्षिण भारत से रिलेटेड इसके साथ क्या है, तो आप याद रखिएगा, वहाँ पे कुंतल, हालांकि ये सब पूछते नहीं हैं बट मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, चोल एवं कांची, इस पर इसने विजय प्राप्त किए। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, ह्वेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय ही भारत आया था। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। और क्या इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना है तो थोड़ा और जान लीजिए। ये शैव धर्म का अनुयायी था पहले, बाद में क्या हो गया, बुद्ध। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा रह गया, अशोक के जैसा ही। इसकी कुछ किताबें भी हैं, इसके बुक्स भी हैं, इसकी रचनाएं भी हैं, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक किताब है प्रियदर्शिका, एक है रत्नावली और एक है नागानंद। तो ये था आपका वर्धन वंश। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गौड़ वंश की। इस वंश से संबंधित हमें एक शासक के बारे में जानना है जिसके नाम से आप पहले से वाकिफ़ हैं। नाम क्या है उसका, शशांक। ये शैव मत का अनुयायी है और इसने क्या किया है, बोधि वृक्ष को कटवा दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म के प्रति इसकी, बोधि वृक्ष को कटवाया और साथ में क्या किया ना, जड़ में आग भी लगवा दिया। तो आप ये समझिए कि बौद्ध धर्म के प्रति इसकी जो नीति है वो मधुर तो नहीं है, वो तो बड़ा कठोर नीति अपना रहा है बौद्ध धर्म के प्रति, ये सहज भी नहीं है। एक चीज़ आपको समझना है, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, तो इसमें बहुत डिटेल की मुझसे आप उम्मीद मत कीजिएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष कहने का मतलब क्या है, 3 लोग होंगे। तो कन्नौज को लेकर के एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ये संघर्ष 200 वर्ष तक चला। इसमें 3 पक्ष कौन कौन थे, एक थे प्रतिहार, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, गुर्जर प्रतिहार, एक है राष्ट्रकूट और तीसरे हैं पाल। प्रारंभ में जो ये संघर्ष हुआ है इसमें पाल वंश जीत रहा है, पाल बंगाल के पास है, लेकिन अंतिम तौर पर लास्ट में जो है ये प्रतिहार इस पर विजयी होते हैं। पाल और प्रतिहार इन्हीं दोनों के बीच रहता है। राष्ट्रकूट तो ऐसे ख़त्म हो गया, पाल और प्रतिहार में कन्फ्यूज होंगे। पाल पहले, प्रतिहार हार गया लास्ट में। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख लीजिएगा, या आपको जैसे भी सुविधा हो, जिस चीज़ में आपको सुविधा हो, जिस तरह से आप उस तरह याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं जरा राजपूत वंश की। मैं इसी में ना मिडावल की भी चीज़ें थोड़ी बहुत जोड़ करके आपको बता दे रहा हूँ। राजपूत वंश में एक वंश है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का जो संस्थापक है, ये संस्थापक है नागभट्ट। इसने जो कैपिटल है अपनी वो बनाई है अवनीतपुर। इसके बाद राजपूतों में एक है गढ़वाल, उत्तराखंड वाले इलाके में है, लेकिन ये इन्होंने जो कैपिटल बनाया है वो क्या बनाया है, कन्नौज। और इसका जो शासक है, इसके शासक का नाम है जयचंद। इसके बाद एक और राजपूत वंश है जिनका नाम है चंदेल वंश। ये जो एरिया है
ये एरिया कहाँ है? महोबा। महोबा बुंदेलखंड का एरिया है। इसी चंदेल वंश का एक सेनापति है जिसका नाम आपने सुना होगा, आल्हा अदल। चंदेलों के अंदर ही खजुराहो का जो मंदिर है उसका विकास इन्हीं के में हुआ है। आगे हम लोग भोज शासक की बात करते हैं, भोज राजा। इसका जो कैपिटल है वह है धार। इसका जो राजा है उसका नाम है राजा भोज। तो आपने वो गाना सुना ना, छछंदर के सर पे ना भाई चमेली। ये जो राजा है इसने भोपाल में ताल का निर्माण करवाया था। ताल बोले तो झील, तो झीलों का शहर भी बोला जाता है भोपाल को। धार में इसने, राजा भोज ने धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। बीच में ये मंदिर बड़ा चर्चा में रहा है। इसके यहाँ एक लेखक रहते थे और उस लेखक का नाम था कालिदास। इसके बाद हम बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान वंश का जो एरिया था ये अजमेर का एरिया था, यानी कि ये राजस्थान वाले में है। ये पहले कैपिटल इनका दिल्ली था, फिर बाद में इन्होंने शिफ्ट कर दिया आगरा की तरफ। इसी चौहान वंश का एक राजा है पृथ्वीराज चौहान, और इसी पृथ्वीराज चौहान से गौरी का युद्ध होता है, तराइन वाला, और यहाँ से फिर आप मिडाइवल इंडिया स्टार्ट कर जाते हैं। जो पृथ्वीराज चौहान है इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमको पृथ्वीराज रासो से मिलती है। जो इसके लेखक हैं वह हैं चंद बरदाई, और चंद बरदाई हैं पृथ्वीराज चौहान के राजकवि भी हैं। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच 2 युद्ध होते हैं, ये हम लोग मिडाइवल इंडिया में डिटेल में पढ़ेंगे। एक है तराइन का युद्ध, फर्स्ट युद्ध कह लीजिए इसको, तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुआ 1191 में और ये हुआ 1192 में। इसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है और दूसरे युद्ध में गौरी जीत जाता है, और यहाँ से फिर मुस्लिम शासन की स्थापना भारत में मानी जाती है। अब हम ज़रा मेवाड़ के राजपूत की बात कर लें। मेवाड़, इनका जो कैपिटल है ये चित्तौड़ वाला एरिया है। यहाँ का राजा, यहाँ का जो शासक है उसका नाम है राजा रतन सिंह। ये राजा रतन सिंह से आप, या राणा रतन सिंह या राजा रतन सिंह, इससे आप फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय मिलेंगे पद्मावती वाली चीज़ों में। यहाँ पर बस आपको ध्यान ये रखना है कि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है 12 मासा। इस 12 मासा में पद्मावती की चर्चा मिलती है। अब आइए ज़रा पाल वंश की बात कर लें। पाल वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था गोपाल। इसके बाद एक और राजा हुआ धर्मपाल। तो आपको ये धर्मपाल ध्यान रखना है। एक आपको कुमारगुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी है, और ये जो धर्मपाल है इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, यहीं भागलपुर के पास है, इसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये बौद्ध धर्म को मान रहा था, और बौद्ध धर्म, ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और बौद्ध धर्म में भी तांत्रिक विद्या यहाँ दिया जाता था। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला एक वंश और हम लोग चर्चा करेंगे, लास्ट, ये है सेन वंश। इसका राजा है लक्ष्मण सेन, और इसी लक्ष्मण सेन को बख्तियार खिलजी 1202 में पराजित कर देगा, और बंगाल पर फिर क्या कर लेगा, वो अपना नियंत्रण कर लेगा। तो ये राजनीति से संबंधित इसके फैक्ट्स थे, जो मैंने आपको, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब ज़रा इस समय गुप्तोत्तर काल में मंदिरों का विकास और ज़्यादा भव्य हुआ, और ज़्यादा, आपको पता है गुप्त काल से ही मंदिरें शुरू हो गई थी और बढ़िया बढ़िया मंदिर बनाए भी जाने लगे थे। इस समय तक मंदिरों में क्या हुआ उसको आइए हम लोग एक करके देख लेते हैं। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इसमें आपको मंदिर स्थापत्य कला से जुड़े जो मैंने क्लासरूम में आप लोगों को पढ़ाया था उसी के ही नोट्स मैंने इसमें डाल रखे हैं। ये पीटी के लिए इतना आपको नहीं देखना है, लेकिन जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं उसको आपको देख लेना है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है। देखिए, जो भक्ति है ये आप कैसे करेंगे, तो एक तो आपको चाहिए भक्ति करने के लिए आपको चाहिए, या तो आपको कोई मूर्ति चाहिए, और इस मूर्ति को रखने के लिए क्या चाहिए,
स्थान चाहिए, और ये स्थान कैसा हो? पवित्र। यही जो पवित्र स्थान है इसी को आप मंदिर कहते हैं। सिंपल सी बात, आप इतना समझ जाइए। अब ये जो भक्ति है ये सब शुरू कैसे हुआ? तो ये भागवत धर्म और वैष्णव धर्म यहाँ से शुरू हो रहा है। रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने भक्ति की संकल्पना दी थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो जगह बने, जो पवित्र स्थान बने, इसके हिसाब से जो मंदिर हैं, जो उत्तर भारत में मंदिर है उसको हम नागर शैली के मंदिर कहते हैं। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली रही ये द्रविड़ शैली की रही। और कर्नाटक जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच का इलाका है ये, है ना, यहाँ पर बेसर स्टाइल ऑफ शैली रही। इसमें नागर और द्रविड़ दोनों के लक्षण क्या किए गए? मिलाए गए। बेसिक टेम्पल का जो प्लान होता है वो देख लेते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले ये गर्भगृह होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके ऊपर एक शिखर बनाया जाता है। शिखर के ऊपर एक आमलक होता है। आमलक के ऊपर एक कलश रखा जाता है और कलश के ऊपर एक फ्लैग रहता है, झंडा रहता है। ठीक है, ये जो है इसको शिखर कहते हैं। गर्भगृह के जस्ट बगल में मंडप होता है। मंडप के बाद अर्ध मंडप होता है और इसके बाद भोग मंडप होता है। और ये पूरा एक बाउंड्री के अंदर होता है और एक दरवाज़ा होता है, गेट होता है, जिसको हम मेन गेट या गोपुरम कहते हैं। गर्भगृह के कंपोनेंट्स में मंदिर के कंपोनेंट में गर्भगृह, शिखर, सहायक संरचना, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जैसे मंडप, अर्धमंडप, गोप मंडप, आगे बताऊंगा मैं, नृत्य मंडप और गोपुरम, ये 4 इसके मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। नागर मंदिर निर्माण शैली की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर कलश और ये जो है ये वक्राकार आलम, और ये जो है ये शिखर जो होता है ये वक्र रेखीय शिखर होता है। इसको रेखा प्रसाद भी कहते हैं। जो गर्भगृह है इसमें इसको उड़ीसा में, खास करके जो उड़ीसा में जो आप मंदिर देखेंगे वहाँ गर्भगृह नहीं बोलते, देउल बोलते हैं। तो मंडप, फिर अर्धमंडप, फिर भोग मंडप और इधर हो गया गोपुरम, ये सब एक बाउंड्री के अंदर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो गर्भगृह है ये वर्गाकार होता है। नागर शैली की अगर इसके उप विभाजन की बात करें तो ये फिर 3 प्रकार का है, जैसे लेटिना या रेखा प्रसाद शिखर वाला, एक पमसीना है और एक वल्लभी प्रकार का जिसमें आधार आयताकार या गुंबदाकार होता है। अगर हम क्षेत्रीय विभाजन की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में जो आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा वो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल मिलेगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर रखा है। ईस्ट इंडिया में आपको उड़ीसा, बंगाल और असम में इसको उड़ीसा स्टाइल ऑफ टेम्पल बोलते हैं, उड़ीसा ग्रुप ऑफ टेम्पल भी कहते हैं। और पश्चिम भारत में वल्लभी टाइप ऑफ टेम्पल होता है। हम जरा सेंट्रल इंडिया के टेम्पल्स की बात कर लें तो टेम्पल्स ऑफ एमपी, यूपी एंड राजस्थान के कुछ क्षेत्र जो हैं इनमें इनको जो है सम्मिलित रूप से खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। ये 950 से लेकर 1050 के आसपास में बनाया गया और चंदेल शासकों के द्वारा ये बनाया गया था। अभी हमने आपसे डिस्कस भी किया। भारत में प्रारंभिक मंदिर आप जानते हैं गुप्त के शासनकाल से ही बनाए जाने लगे और एमपी से ही शुरू हुआ। 4th to 5th सेंचुरी में ये शुरू हुआ था। सांची की मंदिर संख्या 17 और 18 बिल्कुल प्रारंभ के मंदिर हैं। प्रारंभिक मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो ये कंदरिया का महादेव मंदिर, इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा। इसके बाद लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, यह भी खजुराहो मंदिर में सबसे शानदार है और ये लक्ष्मण मंदिर जो है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। पार्वती मंदिर, नैना कुठार पिछले बारे में बता रुका है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, ये सब मैंने आपको पहले से बता रखा है। क्या विशेषताएं होती है नागर शैली के मंदिर की? तो मंदिर का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया जाता है। मंदिर के विभिन्न घटकों के मध्य अत्यंत कम स्थान छोड़ा जाता है। विभिन्न घटकों का मतलब ये हुआ जैसे गर्भगृह है और इसके बगल में ये, तो इस दोनों के बीच स्थान नहीं है। खजुराहो मंदिर के शिखर उरुस श्रृंग प्रकार के बनाए जाते हैं जिनमें मंदिरों के मुख्य शिखर पर ढेर सारे छोटे छोटे शिखरों का निर्माण किया जाता है। ऐसे खजुराहो मंदिर को पंचायतन शैली का भी कहा गया था। पंचायतन मतलब कहने का वो 5 है ना, एक मुख्य देवता और 4 अन्य देवता, ये सहायक देवता, इसको पंचायतन शैली कहते हैं। खजुराहो मंदिर अपने मिथुन शैली के लिए जाना जाता है, हालांकि उड़ीसा के मंदिरों में भी है ये मिथुन शैली। मिथुन मूर्तियों को अत्यधिक सुंदर बनाया गया है, इन्हें पत्थरों पर प्रदर्शित किया गया है। अब ईस्ट इंडिया के टेम्पल की बात कर लेते हैं उड़ीसा की, तो ये रेखा लैटिन प्रसाद के मंदिर हैं। देउल ये स्क्वायर में है, आप देख रहे हैं। इसके बाद अगला जो ये होता है इसको जगमोहन बोलते हैं, फिर नट मंदिर, फिर भोग मंडप, और यहाँ पर एक गोपुरम, ये बाउंड्री एक बनी ही रहती है। यहाँ पर जाएंगे आप आमलक और ये कलश। इसका जो एग्जाम्पल है जगन्नाथ
पुरी मंदिर। भगवान जगन्नाथ, ये विष्णु भगवान ब्रह्मांड के देवता। इस मंदिर में जगन्नाथ की मंदिर को लकड़ी से बनाया जाता है, जिसे हर 12 साल में बदल दिया जाता है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में अनंत वर्मन ने कराया था। इस बार के लिए ये फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी रिसेंटली पुरी में जो रथ यात्रा निकलती है, पुरी का जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा में भक्तगण मची, तो अनंत वर्मन का नाम इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। हिंदुओं के 4 धाम आपको पता है 4 कोने पर हैं। तो इधर उत्तर वाला, ये पूर्व वाला जो है ये जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में, दक्षिण में और इधर 3 इधर हैं, और ये 4 धाम में से एक धाम यहाँ है। ये हिंदुओं के 4 धामों में से, हालांकि ये धाम 9वीं शताब्दी में ही बन गया था। यह अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में मैंने आपको भी बता ही रखा है। अगला मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंहा प्रथम ने कराया था। इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं समुद्र से तो ये ब्लैक कलर का दिखता है। इसकी गोपुरम जो काले ग्रेनाइट चट्टान से बने हैं, इसीलिए इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। यह मंदिर रथ के आकार की बनी है, जो काफ़ी विशालकाय है। इसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं। 7 घोड़े 7 दिन और 24 पहिए 24 घंटे को शायद प्रदर्शित करता होगा। इस मंदिर के कई भाग अब उपलब्ध नहीं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अब इसके उपलब्ध नहीं, और यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इस मंदिर से उड़ीसा नृत्य शैली प्रारंभ हुई। आगे मैं आपको तो पता ही होगा 8 जो है क्लासिकल डांस है, उसमें एक उड़ीसा का जो है वो भी है। तो उड़ीसा नृत्य शैली जो है क्लासिकल डांस में आता है। इसके अलावा जैसे भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ये सब आपने सुन रखा है। अगली मंदिर है भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर ऑफकोर्स शिव भगवान को समर्पित होगा। अब वेस्ट इंडिया के टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। गुजरात और राजस्थान में जो समय यहाँ जो रॉ मटेरियल यूज हुआ वो ब्राउन सैंडस्टोन हुआ, ग्रेनाइट के चट्टानें यूज़ की गई, बेसाल्टिक चट्टानें यूज़ की गई और सफ़ेद संगमरमर यहाँ इस्तेमाल किया गया। इसमें जो एक मंदिर है वो है मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण सोलंकी शासक राजा भीमदेव फर्स्ट ने 10वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के सामने सीढ़ीनुमा एक विशालकाय टैंक है, जिसे सूर्यकुंड कहा जाता है। इसके बाद एक जैन मंदिर दिलवाड़ा का जैन टेम्पल, ये माउंट आबू पहाड़ पर स्थित है। ये अपनी शिल्पकारी और छतों की साज सज्जा के लिए मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें संगमरमर का बहुत प्रयोग हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। निर्माण किसने कराया था? तो विमल शाह ने कराया था, जो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री थे। यहाँ कुल आपको 5 मंदिर मिलेंगे। अब द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल की बात कर लें तो सब कुछ सही रहता है, बस इसका जो ये है ना शिखर, ये पिरामिड के आकार का बनाया जाता है और इसको शिखर नहीं विमान कहते हैं। बाकी सारी बातें, एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना आपको वाहन जो है मंदिर के बाहर मिलता है। द्रविड़ शैली मंदिर का उदय और विकास, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। तो 7वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ। प्रथम चरण में मंडपों का निर्माण किया। पल्लव शासकों के द्वारा महेंद्र वर्मन प्रथम ने इनको संरक्षण दिया। मंडप कैसे बनाया गया? तो पहाड़ों को काट के। दूसरे चरण में रथ मंदिरों का निर्माण हुआ, इसे जिन्हें नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने प्रश्रय दिया। इन मंदिरों को एक ही चट्टान के द्वारा काटकर बनाया गया, तो ये मोनोलिथ है। जैसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, गणेश रथ, द्रौपदी रथ, और इसमें सबसे छोटा जो है वो द्रौपदी रथ है। तीसरे चरण में अगर हम बात करें द्रविडियन शैली की, तो यहाँ स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर का निर्माण कराया गया। जैसे महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, इसको यूनेस्को ने महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, कांची अवस्थित कैलाशनाथ मंदिर। मंडप और इसमें कुछ अगर मुझे बताने लायक रहा तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि चोल के राजा हैं राजा राज प्रथम, तो इन्होंने तंजौर में एक विशालकाय मंदिर का निर्माण किया था, जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, या इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसके बाद द्रविडियन शैली के मंदिर में क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी थी। जैसे विजयनगर साम्राज्य में कुछ आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे हम्पी, यहाँ पर आपको देवराय प्रथम ने भी कुछ मंदिर का निर्माण किया, जैसे हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, ये सब आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जो आपको सिर्फ पढ़ लेने से काम चल जाएगा। अच्छा, पांड्य मंदिर में आपको एक मीनाक्षी मंदिर ध्यान रखना है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, ये माता पार्वती और शिव को समर्पित है। इसके बाद होयसल मंदिर आपको ये ध्यान रखना है। होयसल ये
इस तरह का स्ट्रक्चर होता था। तो केशव मंदिर, शिवनाथपुरा, कर्नाटक, ये होयसल मंदिर का उदाहरण है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। एंशिएंट इंडिया की ज़्यादातर चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। चूँकि बीपीएससी में साउथ इंडिया पे प्रश्न बड़े कम रहते हैं, तो जो भी साउथ इंडिया के प्रश्न हैं वो आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से लगा लेंगे। तो एंशिएंट इंडिया को यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल से हम लोग मिडावल इंडिया पे बात करेंगे। धन्यवाद।